तो स्टैग्फ्लेशन क्या है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन है वेयर द स्टैग्नेशन, स्लो ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है कि एक तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाता है और साथ ही साथ जो है बेरोजगारी वो बढ़ जाती है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को एग्जिस्ट विद द इन्फ्लेशन। मतलब जो है ये इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट रेट का भी बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी बढ़ना और जीडीपी का ग्रोथ रेट स्लो हो जाना, ये जो तीन कॉम्बिनेशन मिलते हैं, मतलब स्लो ग्रोथ रेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये जो तीनों चीज़ें का जो को एग्जिस्टेंस होता है, इसके चलते स्टैग्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन यूजली राइजेस विथ द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है, एंड फॉल्स विथ द कॉन्ट्रैक्शन, बट स्टैग्फ्लेशन डिसरप्ट दिस बैलेंस, क्रिएट साइमल्टेनियसली स्लो डाउन एंड इन्फ्लेशन। मतलब जो है नॉर्मली इन्फ्लेशन के चलते ग्रोथ बढ़ता है और अगर डिफ्लेशन का कंडीशन आ जाता है तो ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, इस जो साइकिल है इस चीज़ को, ये बैलेंस को जो है डिसरप्ट करता है। देखिए स्टैग्नेशन और स्टैग्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में जो है क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है कि स्पेंडिंग जो है वो लोगों का घटते जाता है, क्योंकि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है और बेरोजगारी बढ़ गई है। और साथ ही साथ क्या होता है, प्राइस राइज होता है, मतलब अमूमन जो है कमोडिटीज़ का जो है रेट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा है तो स्पेंड कर रहे हैं, तो इसके चलते जो है डिमांड भी जो है लोगों का आइटम्स का बढ़ते जाता है, उसके चलते स्पेंडिंग भी बढ़ते जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है एक मॉडरेट लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है, उसके चलते जो है अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। लेकिन स्टैग्फ्लेशन जो है इसके अल्टर जो है स्पेंडिंग घटा देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी घटा देता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। तो क्या रीज़न है, मतलब ड्राइवर्स बिहाइंड द स्टैग्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन के लिए क्या क्या रीज़न जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पहला क्या है, सप्लाई शॉक। तो एक्सटर्नल डिसरप्शन लाइक ऑयल एम्बार्गोस और ट्रेड टैरिफ रिस्ट्रिक्ट सप्लाई एंड रेजेस कॉस्टेस। मतलब अगर सप्लाई शॉक हो जाता है किसी कारण से, मान लीजिए वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो अगर युद्ध छिड़ गया और ऑयल का जो है कार्गो वगैरह में वो नहीं आ पा रहा है, चाहे किसी कारण से ट्रेड टैरिफ, जैसा कि अभी ट्रंप का टैरिफ चल रहा है, तो टैरिफ बढ़ जाने से क्या होता है कि एक तरीके से जो इंडस्ट्री की सप्लाई है वो कम हो जाती है। सप्लाई कम हो जाने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई की वजह से जो है कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ी नहीं, लेकिन क्या है, कॉस्ट बढ़ गया। तो यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ा, साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक आउटपुट जो है उस कंट्री का नहीं हुआ। तो ये जो है स्टैग्फ्लेशन का एक कारण हुआ है, पहला चीज़। दूसरा क्या है, वीकर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। क्या होता है कि स्लो आउटपुट डिस्पाइट राइजिंग इनपुट कॉस्ट, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ अगर उसके रेशियो में आउटपुट नहीं बढ़ता है तो भी क्या है, ये स्टैग्नेशन को जो है और बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि करेंसी डिप्रिसिएशन। अगर एक लिमिट के बाद अगर करेंसी, जैसे करेंसी डिप्रिसिएशन होता है और लिमिट तक होता है, सस्टेनेबल है, तब तो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। लेकिन किसी कारण से अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है, तो होगा क्या कि करेंसी डिप्रिसिएशन से जो है हमारा इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। जब इंपोर्ट कॉस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल वगैरह जो है इंपोर्ट करते हैं। अब करेंसी ज़्यादा डिप्रिसिएट हो जाने से जो हमारा क्रूड ऑयल का जो परचेस है वो कॉस्टली पड़ता है और क्रूड ऑयल की फिर रिफाइनिंग जो कॉस्टली हो जाती है और ओवरऑल जो है इकोनॉमी पे इसका निगेटिव असर पड़ता है। तो इससे के चलते भी जो है, मतलब अगर रिफाइनिंग प्रोडक्ट वगैरह क्रूड, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, नेचुरल गैस अगर कॉस्टली मिलने लगेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती है और स्टैग्फ्लेशन को बढ़ावा देती है। चौथा पॉइंट क्या है कि ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट। ये क्या होता है कि टैरिफ इन्फ्लेटेड इंपोर्ट प्राइजेस डिस्टर्ब ट्रेड लीडिंग टू रिड्यूस्ड एफिशिएंसी इन राइजिंग डोमेस्टिक प्राइजेस। सिंपल सा चीज़ है कि अगर जो है ट्रेड बैरियर वगैरह लगाता है कोई एक देश, जो खास करके हम जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जांपल यहाँ पे दिया जाए कि यूएसए को, हम क्या करते हैं, यूएसए हमारा जो है एक तरीके से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। हम जिस और वह भी क्या है, ट्रेड सरप्लस है, हम ज़्यादा वहाँ से जो है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पे टैरिफ लगा देता है तो हमारा वो मटेरियल जो हम ट्रेड के थ्रू वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे वो उसका मार्केट हमको नहीं मिल पाता है। इसके चलते जो है ट्रेड डिसरप्ट होता है और इससे हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी भी जो है घट जाती है और चूँकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे फिर खपत कहाँ पे होगा, तो राइज इन डोमेस्टिक प्राइजेस। तो ये हुआ स्टैग्फ्लेशन से संबंधित हमारा आर्टिकल। अब एक है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये क्या चीज़ है कि
इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें आरबीआई जो है वो अपना टारगेट सेट करता है कि हमको जो है इन्फ्लेशन जो है कितना रेंज में रखना है। तो जैसे एट प्रेजेंट जो है 4% इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई रखता है और प्लस माइनस 2% का है, मतलब 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन जो है आरबीआई को रखना है। हालांकि इसके पहले हमने डिस्कशन किया है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम डिस्कशन कर रहे थे तो मॉनेटरी पॉलिसी के क्या वर्क है ये हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसी से मतलब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। ये क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है हमारा 2016 से अडॉप्ट किया गया था और 5 साल का जो है हर 5 साल के बाद इसको रिव्यू करना है। अब 2026 में भी इसका रिव्यू किया गया है और इसमें भी जो एजीटी 4% का टारगेट आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें जो है जो टारगेट रखा जाएगा उसमें क्या सीपीआई इन्फ्लेशन जो है कंबाइंड इन्फ्लेशन को टारगेट जो है 4% का रखना है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इंडिया टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि फूड और फ्यूल दोनों जो है फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो अब देखते हैं कि रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है इंडिया में। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 1.5% जुलाई 2025 में जो है इन्फ्लेशन जो है हमारा घट के 1.55% हो गया, द लोवेस्ट इन द 8 ईयर, मतलब इन 8 सालों पिछले 8 सालों में जो है अभी तक का सबसे लोवेस्ट है। और कोर इन्फ्लेशन वो कम होकर के 4.1%, इंडिकेटिंग सबड्यूड अंडरलाइंग प्रेशर। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोर इन्फ्लेशन में क्या है कि फ्यूल और फूड अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से माइनस कर देते हैं, फ्यूल और फूड को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोर इन्फ्लेशन। अब माइनस करने का क्यों आया कैलकुलेशन, क्योंकि फूड और फ्यूल जो है ये हाईली वोलेटाइल कमोडिटी है, तो इसके चलते जो है इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल आता है। तो बहुत बार जो है गवर्नमेंट हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है कोर इन्फ्लेशन भी रिलीज करती है। सिंस 2014 हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज़ रेंज बिटवीन 1.5 to 8.6%, मेनली ड्रिवन बाई फूड। तो फूड इन्फ्लेशन के चलते जो है ये ज़्यादा बढ़ के दिखता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो इट इज़ ए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वेयर द सेंट्रल बैंक सेट अ टारगेट इन्फ्लेशन रेट एंड यूजेस टू लाइक इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। और इंटरेस्ट रेट में क्या, रेपो रेट, जो पॉलिसी रेट इसको बोलते हैं रेपो रेट है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको जो है चेंज करके जो है इन्फ्लेशन को अपने टारगेट के हिसाब से सेट करने की कोशिश करती है। इट सर्व एज ए कॉम्पास फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेन इन्फ्लेशन विथ इन ए सेट रेंज टू इंश्योर प्रिडिक्टेबल प्राइस एंड बूस्ट इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। प्रोस और कॉन्स क्या है, मतलब जो है इसके फायदे और नुकसान क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के। तो फायदे में क्या है कि इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी एंड एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मिला है कि इन्फ्लेशन को इस रेंज में ही रखेगा, ठीक है। तो ये एक तो क्रेडिबिलिटी और जो है एक्सपेक्टेशन आपका जो है एक उम्मीद के हिसाब से रहना चाहिए, ठीक रहता है। रिड्यूस साइज ऑफ इन्फ्लेशनरी शॉक, जो इन्फ्लेशनरी शॉक है मतलब जो है एक लिमिट है कि इससे ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, तो इससे जो इन्फ्लेशनरी शॉक मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। इनेबल्स बिजनेस टू प्लान इन्वेस्टमेंट, अब इसमें प्लानिंग वे में इन्वेस्टमेंट करने का जो है प्लान वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक तरीके की सुविधा मिलती है, चाहे आप बेटर वे में प्लानिंग कर सकते हैं। हेल्प मेंटेन ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब अगर आप ये शॉर्ट है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या डिसीजन होगा, इन्फ्लेशन घट रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या डिसीजन होगा। तो ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी के काम में कि इन्फ्लेशन के हिसाब से ये क्या काम करेंगे। इट सेफ गार्डेड इंडियन बैंक फ्रॉम स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली एंड बैंक कोलैप्स, मतलब जो है ये आउटसाइड इंडिया के जो भी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं उनका असर कम पड़ता है, ये एक तरीके का इंडियन बैंक को सेफ गार्ड देता है। नुकसान क्या है इसका कि डिलेड इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए क्या कि न्यूज़ में बहुत बार आता है कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, मतलब आरबीआई अपना ब्याज दर घटा रहा है तो बाकी जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको भी जो है उसी के हिसाब से अपना ब्याज दर जो है घटाना चाहिए। तो उसका जो है ट्रांसमिशन जो है जितने आरबीआई घटाता है उस रेशियो में नहीं घटता है, इसके चलते जो है इसका ट्रांसमिशन जो है वो डिले होता है। और ये क्या है कि डज नॉट एड्रेस सप्लाई बॉटलनेक, मतलब ये जो है सप्लाई जो है एक तरीके से डिमांड को मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन सप्लाई साइड पे इसका जो है कुछ भी असर मतलब सप्लाई साइड जो है इसका असर बहुत कम पड़ता है। फोकसेस सोलेली ऑन इन्फ्लेशन, मतलब केवल इन्फ्लेशन को जो है टारगेट लेके चलता है। पोटेंशियली ओवरलुकिंग फाइनेंशियल रिस्क,
इट मे रेस्ट्रिक्ट पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिट फिजिकल स्टिमुलस ऑप्शन। और क्या है कि जब ये मतलब सेट ऑफ टारगेट लेकर कर चलता है तो जो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है और फिजिकल स्टिमुलस देने का भी जो है ऑप्शन जो है वो एक लिमिटेड तक ही रहता है। और यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन टारगेट में ओवरलुक रीजनल डिस्पैरिटीज कॉजिंग अनइवन डेवलपमेंट। मतलब जो है देखिए इन्फ्लेशन जो है एक अब ये 4% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट लेकर के चल रही है, वो भी क्या है पैन इंडिया बेसिस पे। लेकिन क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है रीजनल टू रीजनल, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है उसको जो ओवरलुक करता है, उसको वॉच क्लियरली नहीं करता है, जिसके चलते जो है अनइवन डेवलपमेंट होता है। तो ये हुआ जो मॉनेटरी पॉलिसी चाहे इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है उसके फ़ायदे और नुकसान। ये हिस्ट्री दिया हुआ कि किस तरीके से जो है इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट करके पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट की जाती थी। तो 1960 से 1980 के दशक में जो है क्रेडिट प्लानिंग, 1980 से 1990 के बीच में मॉनेटरी टारगेटिंग विथ फीडबैक। लेकिन हमको जो है मेनली इस पे रहना है कि 2014 के बाद से क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि उर्जित पटेल की कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये हमारा जो है 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन का टारगेट रेंज रखा गया और एडवोकेटेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग विद द टारगेट ऑफ 4%। और इसके आधार पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया, जिसको पूरा का पूरा मैंडेट दिया गया कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। सफलता क्या हुई, एक सक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। तो क्या है कि लोअर इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी, अगर इन्फ्लेशन जो है विद इन टारगेट हमारे है तो इससे क्या है कि लोअर इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी है। दूसरा लेस फाइनेंशियल वोलेटिलिटी, कि फाइनेंशियली वोलेटिलिटी भी जो है वो कम होती है। और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी फॉस्टर ग्रोथ अलाउइंग बिजनेस टू प्लान कॉन्फिडेंटली। और क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ता है और जो बिजनेस है उसका जो प्लानिंग है वो भी कॉन्फिडेंटली होता है। तो ये जो है हमारा जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से जो है सक्सेस जो हुआ है, चाहे बेनिफिट क्या है वो समझ में आया। और चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस तो यही है कि यूज ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन एज ए नॉमिनल एंकर causing second round effect like spillover of food inflation to non food sector। दूसरा क्या है कि पॉलिसी ट्रांसमिशन लैग। अब क्या है कि ब्याज दर आरबीआई घटाती है लेकिन कमर्शियल बैंक जो है उस ब्याज दर को घटाने में टाइम लेते हैं, उससे जो है बॉन्ड यील्ड और जो है बैंक लेंडिंग रेट जो है वो लैग करता है। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन डायलेमा क्या है कि अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमको जो है लूज मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब ब्याज दर घटाने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो उससे जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये इसके इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ये भी हैं सब। अब आगे देखते हैं कि इंडाइसेस टू मेजर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या क्या इंडाइसेस हैं। तो एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन क्या है कि इन इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम। तो ओवर अ टाइम गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ना वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन है और कोर इन्फ्लेशन है जिसको हमने डिस्कशन किया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये हमने जो है पूरा कवर कर लिया है। एक है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो मेजर चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट। ये फूड प्रोडक्ट के जो है इन्फ्लेशन को काउंट करता है, इसको भी रिलीज करती है एनएसओ बेस ईयर 2012 का है। एक जो टॉपिक हमारा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको भी हमने जो है कवर किया, जिसमें इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसको रिलीज करती है। बेस ईयर 2011-12 इसका भी है। और प्राइमरी सर्वे जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर को मेजर करने के लिए जो प्राइमरी डाटा सोर्स का कार्य करता है। मेजर एवरेज चेंजेस इन द होलसेल प्राइस, ये होलसेल प्राइस को मतलब मेजर करता है और इसमें जो है टैक्सेस, डिस्काउंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। कमोडिटी का कितना वेटेज होता है, तो देखिए कि इसमें जो है प्राइमरी आर्टिकल्स का जो है वेटेज 22.6 है, फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.1 है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का जो वेटेज है 64.2 है। तो ये हुआ हमारा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और वेरियस टाइप कौन रिलीज करता है, बेस ईयर क्या है, डिफरेंस क्या है, किसमें कमोडिटी किस कमोडिटी में प्राइमरी प्रोडक्ट का ज़्यादा है, सर्विस किस में इंक्लूडेड है, किस में इंक्लूडेड नहीं है, ये हमने डिस्कशन किया इन्फ्लेशन से संबंधित। अब गवर्नमेंट ने क्या है कि एक पैनल गठित किया है नीति आयोग ने, रमेश चंद पैनल। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाई नीति आयोग मेंबर रमेश चंद टू डेवलप अ रोड मैप फॉर स्विचिंग फ्रॉम होलसेल प्राइस इंडेक्स टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, उसकी सिफारिश के लिए रमेश चंद पैनल को गठित किया गया है भारत सरकार के द्वारा।
इट विल ओवरसी द रिवीजन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर टू 2022-23। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है 2011-12 से 22-23 करने का जो है मतलब किया जाए, इसको ओवरसीज करेगा। और साथ ही साथ टू मेक द मेजर ऑफ फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन मोर एक्यूरेटली, मतलब फैक्ट्री से प्रोडक्शन होने वाली चीज़ों का जो है एक्यूरेट डाटा जो है प्रोवाइड करेगा, क्योंकि होलसेल से ज़्यादा और बिनाइन जो होगा वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा। द पैनल विल सजेस्ट द कमोडिटी बास्केट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर द न्यू बेस 2022-23। Separately, government efforts are underway to revise the base year of GDP estimate from the base year 2011 to 2022। मतलब GDP का भी जो है मेजरमेंट करने का जो बेस ईयर है वो 2011 से 2022 करने का भी जो है गवर्नमेंट का जो है एफर्ट चल रहा है। द लास्ट सच रिवीजन वाज 2015 व्हेन द बेस ईयर वाज अपडेटेड फ्रॉम 2004-5। मतलब 2015 में जो है लास्ट बेस ईयर जो है रिवाइज किया गया था, जब 2012 कर दिया गया था 2004-5 के बजाय। 2004-5 के बेस ईयर को रिवाइज करके 2012 कर दिया गया था। अंडर द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स स्टेबलाइज बोथ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स विल रन कंकरेंटली। मतलब जो है अगर पीपीआई अगर लागू हो भी जाता है तो डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों जो है कंकरेंटली जो है वो रन करेंगे। कमोडिटी वेटेज क्या है डब्ल्यूपीआई में, जैसा हमने समझा कि कमोडिटी में वही फ्यूल एंड पावर 13%, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6 और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 64.2% है इसमें। डब्ल्यूपीआई में हमने और उसका पूरा डिस्कशन कर लिया है कि मतलब ये जो है डब्ल्यूपीआई में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करते हैं, बेस ईयर 2011-12 है और प्राइमरी डाटा यूज्ड फॉर जीडीपी डिफ्लेटर। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है मेजर द एवरेज प्राइस चेंजेस दैट प्रोड्यूसर्स रिसीव फ्रॉम देयर गुड्स एंड सर्विस एट वेरियस प्रोडक्शन स्टेजेस। मतलब जो है प्रोड्यूसर जो है वो जो रिसीव करता है गुड और सर्विस की वैल्यू एट हिज प्रोडक्शन स्टेज, उसको ये मेजर करता है पीपीआई। इट फोकस ऑन प्रोड्यूसर्स प्राइस पर्सपेक्टिव, ये मतलब प्रोड्यूसर के प्राइस पर्सपेक्टिव को कैप्चर करता है। इट कैप्चर प्रोड्यूसर्स प्राइस बिफोर एडिशनल कॉस्ट लाइक टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल मार्कअप आर एडेड। मतलब इसमें टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल जो है बाद में ऐड होते हैं, इसलिए इसमें से एक्सक्लूडेड होते हैं, क्योंकि ये भी जो है रीजनल वेरिएशन बहुत होता है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के रिटेल मार्केट सेटअप का। द पीपीआई एक्सक्लूड टैक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड मार्जिन एंड अदर चार्जेस इम्पोज्ड व्हेन दोज प्रोडक्ट रिच कंज्यूमर और रेयर यूज्ड एज ए इनपुट टू अदर प्रोड्यूसर्स। दो टाइप का होता है पीपीआई, एक तो आउटपुट बेस्ड, द मेजर द एवरेज प्राइस चेंजेस ऑफ ऑल कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी एंड सोल्ड टू द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, एक तो आउटपुट डोमेस्टिक और चाहे एक्सपोर्ट मार्केट में जो आउटपुट बेसिस पे जो कैलकुलेशन होता है तो उसको मेजर करता है। जो आउटपुट होता है जो प्रोडक्शन का, उसको आउटपुट की वैल्यू को जो है ये मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वहीं इनपुट बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि उस आउटपुट को बनाने के लिए चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द इंटरमीडिएट इनपुट्स जो होते हैं यूज इन प्रोडक्शन बाय द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इनपुट जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उसको जो है ये मेजर करता है और ओवरऑल दोनों मेजर करके जो है पीपीआई का जो है इंडेक्स जो है तैयार किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों शिफ्ट होना चाहती है डब्ल्यूपीआई बेस से, डब्ल्यूपीआई मेजरमेंट से पीपीआई की तरफ शिफ्ट क्यों होना चाहती है? तो पहला रीज़न ये है कि ये जो है कि डब्ल्यूपीआई में बहुत सारी चीज़ों का जो है मल्टीपल काउंटिंग होता है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो है इस चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि वह लास्ट स्टेज मतलब फैक्ट्री से प्रोडक्शन बन के निकला और उस टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, ये सब जो लगने से पहले जो है जो उसका कॉस्ट आया उसको हम मेजर करेंगे। तो इससे जो है मल्टीपल काउंटिंग से बचा जाता है। डब्ल्यूपीआई में क्या सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, जबकि जो है पीपीआई में जो है सर्विस को भी ट्रैक किया जा सकता है। WPI would provide better determinants of the movement in the national income deflator। नेशनल इनकम डिफ्लेटर में भी जो है एक बहुत बड़ा PPI जो है बेटर डिटर्मिनेंट का कार्य कर सकता है। और जो वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमी है जैसे कि US, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस और अदर G20 कंट्रीज़ जो हैं वो PPI को जो है यूज करते हैं टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंजेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स रिसीव फॉर दियर आउटपुट। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब इन सब चीज़ों के चलते जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि WPI के जगह पे रिप्लेस करके यूज किया जाए। WPI फूड इंडेक्स क्या होता है? तो लॉन्च्ड इन 2017 एज ए पार्ट ऑफ रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज, द बेस सीरीज 11-12। सो प्राइस चेंजेस इन फूड आइटम्स विथ प्राइस
क्वोशिएंट फ्रॉम प्रोड्यूसर। ऑन द अदर हैंड द CPI फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स यूजेस प्राइस क्वोशिएंट फ्रॉम द रिटेलर्स। बोलने का मतलब ये है कि जब WPI जो है वो जो है प्राइस, जो फूड आइटम का जो चेंजेस ऑफ द प्राइस जो है वो कहाँ से कलेक्ट करता है, कहाँ से पता चलता है, तो प्रोड्यूसर के एंड से। वहीं CPI फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो कहाँ से अपना प्राइस कोट करता है, वो रिटेलर से। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि ये रिटेलर से करता है, और रिटेलर्स के बाद क्या, जैसे कोई चीज़ प्रोडक्शन हुआ और फिर वो रिटेल मार्केट में आया तो अलग अलग मार्केट में उसका रिटेल प्राइस अलग होता है। फैक्ट्री कॉस्ट लगभग सेम होता है, लेकिन रिटेल प्राइस जो है क्योंकि डोमेस्टिक रीजनल वेरिएशन के चलते जो है रिटेल प्राइस जो है वो वेरी करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कंपेरेटिवली CPI फूड प्राइस इंडेक्स से एक बेटर जो है डाटा दे सकता है। कंपाइल्ड बाय टेकिंग द एग्रीगेट ऑफ WPI फॉर फूड प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड फूड आर्टिकल्स अंडर प्राइमरी प्रोडक्ट यूजिंग वेटेड अरिथमेटिक मीन। मतलब ये जो 3 आर्टिकल है, फूड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें जो है वो जो है वेटेड एवरेज होता है। यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ें फ्यूल, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है इसका वेटेड एवरेज होता है WPI फूड इंडेक्स में। इसके साथ ही हमारा जो दोस्तों इन्फ्लेशन वाला जो करंट अफेयर टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम आगे जो है चैप्टर में बढ़ेंगे ये डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिस्कशन।